Hi everyone, I am Madhu and I read in class 10th. So friends, in this video we are going to discuss chapter number 5 of our science book, which is periodic classification of elements. So this is our chapter number 5. So इससे पिछला वीडियो मैंने बनाया था चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैथ्स विच वॉज सर्कल्स, और इससे अगला वीडियो में बनाऊंगी चैप्टर नंबर 13 ऑफ साइंस विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सो ये वीडियो देखने के बाद आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड ऑल्सो इस चैप्टर की मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं इनके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस दीज स्लाइड्स. And also friends, I wanted to say thank you to all of you because of the response I have been getting on my videos of term 2. I am very thankful that you all are watching my videos and appreciating and encouraging me very much. I am glad to know that my videos are helpful to all of you. Thank you very much. So now let's start our chapter. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जैसा कि हमें पता है चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है. सो क्लासिफिकेशन मीन्स किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे बुक शेल्फ में क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की बुक्स मिक्सड अप रखी हुई हैं और आपको क्लास 8 की किसी एक बुक की रिक्वायरमेंट है. सो उस बुक शेल्फ में से बुक को ढूंढने के लिए आपका काफ़ी टाइम लगेगा. और अगर यही बुक्स सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज अरेंज रखी हो सो किसी भी बुक को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस एग्जाम्पल से हमें क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इन साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. सबसे पहले थे डोबे राइनर. उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया सो इनकी क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी. फिर आए न्यूलैंड. इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई. अब इनके क्लासिफिकेशन में भी थोड़ी कमियां थी, लिमिटेशंस थी. फिर आए मेंडलीव. इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और इम्प्रूवमेंट हुई. एंड देन फाइनली हेनरी मॉसले. उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया जिसको हम आज पढ़ते हैं, ठीक है. सो ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया. सो इनका इन चारों प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. सो इस चैप्टर में हम इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस चैप्टर इज जस्ट लाइक अ स्टोरी. हम इनके कंट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट हाउ दे क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स. ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस डोबे राइनर ट्रेड्स. डोबे राइनर ने जैसे क्लासिफाई किया. देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. देन वी विल डिस्कस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड देन वी विल डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मॉसले. And in the last we will discuss trends in the modern periodic table. So इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो matter around us is present in the form of elements, compounds and mixture. जो matter है हमारे आसपास, matter present है. What does matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. तो matter अलग अलग forms में present है. कौन सी forms? Elements, compounds और mixtures. अब elements क्या होते हैं, compounds क्या होते हैं, mixtures क्या होते हैं, इनके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर मेनली गोइंग टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स. हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग
हैविंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, मतलब जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो एक ही टाइप के होंगे। सो एलिमेंट आर हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इन देम, ठीक है। There are 118 elements known to us. All these have different properties. तो अभी तक हमें कितने एलिमेंट्स की हम डिस्कवरी कर चुके हैं? It is 118 elements. तो अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, we know about them, ठीक है। और इन सारे 118 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, ठीक है। जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अलग अलग है, ओके। देन to make the study of these elements easy, these elements have been classified into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया ही कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर कन्वीनियंस, ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ पाएँ, डिस्कस कर पाएँ। इसीलिए एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया है। कैसे क्लासीफाई किया है? एलिमेंट्स की स्टडी को ईजी बनाने के लिए उन्हें क्लासीफाई किया गया है इनटू फ्यू ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऐसे उनको एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया है, और हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्लासीफाई कर रहे हो कि एलिमेंट्स को, तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, ठीक है। सो एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके फाइन। सो इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे कुछ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है। देयर वर मेनी अटेम्प्ट्स फॉर क्लासीफाइंग ऑफ एटम्स, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डोबराइनर्स ट्रायड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, हमने देखा था कि सबसे पहले डोबराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, देन वी विल मूव ऑन टू द अदर साइंटिस्ट, ओके। देन इन द ईयर 1817 जोहान वुल्फगैंग डोबराइनर, तो इनका पूरा नाम क्या था? जोहान वुल्फगैंग डोबराइनर, दिस वाज हिज फुल नेम। 1817 में उन्होंने क्या किया? अ जर्मन केमिस्ट, ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with the similar properties into groups. तो ये एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासीफाई किया ग्रुप्स में, और ऐसे क्लासीफाई किया कि हर एक ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। देन he identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads. तो देखो उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया? 3-3 के ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, मतलब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होंगे, so ऐसे 3-3 के ग्रुप्स में उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया। अब हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इसीलिए वो इन ग्रुप को उन्होंने क्या बोला? ट्रायड्स, ठीक है। ट्रायड्स, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो हर एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स थे, उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स करके एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ग्रुप में अरेंज किया। 3 एलिमेंट्स थे हर एक ग्रुप में, इसलिए उन्होंने हर एक ग्रुप को क्या बोला? ट्रायड्स। सो दिस इज नोन एज द ट्रायड्स, ओके। देन in a triad the elements were arranged in increasing order of their atomic masses, और हर एक ट्रायड में, ट्रायड मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो हर एक ट्रायड में जो 3 एलिमेंट्स होते थे उनको भी उन्होंने कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। जैसे मान लो उन्होंने कैसे ट्रायड्स बनाए? दिस वॉज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, दिस इज द थर्ड एलिमेंट, दिस इज द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एलिमेंट, ठीक है। उन्होंने ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे अरेंज कर दिए। तो 3-3 के ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, तो ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, तो ये एक ट्रायड है, ये एक ट्रायड है और ये दूसरा ट्रायड है। और हर एक ट्रायड में जो 3 एलिमेंट्स होते थे वो भी कैसे अरेंज्ड होते थे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब ये पहला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब कौन सा एटम कितना कौन सा एलिमेंट कितना हैवी है, कितना लाइट है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास।
तो एक ट्रायड में जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में उन्होंने अरेंज किया। मतलब जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास सबसे कम, फिर दूसरे का एटॉमिक मास उससे ज़्यादा, फिर तीसरे का एटॉमिक मास उससे ज़्यादा। सो ऐसे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया हर एक ट्रायड में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। और यहाँ पर एक और उनके बीच में रिलेशन था, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जो एक ट्रायड में जो 3 एलिमेंट्स हैं उन्होंने उस तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। और ऐसे अरेंज हुआ वो कि जो पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है और उनका अगर हम एवरेज निकालें तो वो इक्वल होता है बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। ठीक है, तो हर एक ट्रायड में पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बीच वाले एटम के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देख भी सकते हो। सो ये एक ट्रायड है और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। तो अब ये जो पहला और तीसरा एलिमेंट है मतलब लिथियम और पोटेशियम, अगर इन दोनों के एटॉमिक मास का हम एवरेज निकालें तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा सोडियम के एटॉमिक मास के। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का है 39। तो इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, सो एवरेज आ जाएगा। सो 6.9 प्लस 39 कितना होता है, इट इज़ 45.9। ठीक है, तो 39 प्लस 6.9 होता है 45.9 और ये डिवाइड बाय 2। तो 45.9 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, इट विल बी 22.95 ऐसा कुछ आएगा। तो 22.9 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सो 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, सो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जब पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब हमने एवरेज निकाला तो वो कितना है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, सो 23 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है। ठीक है, so this was the relation between the atomic masses of the elements in a triad। तो एक ट्रायड में 3 एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक मास के बीच का ये रिलेशनशिप था। ठीक है, सो आगे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमने यही पढ़ा, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल वाला बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास इज रफली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। तो अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये एग्जाम्पल से मैंने यहाँ समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी थी डोब्राइनर के ट्रायड्स की। मतलब डोब्राइनर ने जो क्लासिफाई किया ऐसे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में, ट्रायड्स बनाए, अब इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, इनमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी, सो यहाँ आप देख सकते हो, डोब्राइनर्स could identify only 3 triads from the element known at that time। तो जितने एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर्ड थे, उस टाइम पर 1817 में डोब्राइनर ने क्लासिफाई किया ना, तो 1817 में 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम तक और भी कम एलिमेंट्स, बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। सो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उन सभी को डोब्राइनर क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को डोब्राइनर ऐसे ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए थे, सिर्फ 3 ही ट्रायड्स वो फॉर्म कर पाए थे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है डोब्राइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, मतलब सिर्फ 3 ट्रायड्स ही बने थे। ऐसे 3-3 के सिर्फ 3 ग्रुप्स ही बने थे। ये देखो, ये पहला ट्रायड यहाँ पर गिवन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये दूसरा ट्रायड है, ये तीसरा ट्रायड है। सो सिर्फ ये 3 ट्रायड ही वो डिस्कवर कर पाए, सिर्फ 3 ट्रायड में ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए। बाकी के जो एलिमेंट्स थे उनको वो ऐसे 3-3 के ग्रुप्स में, ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए थे। ओके, सो known at that time, thus he failed to arrange all the known elements। तो वो सारे known elements को अरेंज नहीं कर पाए
in the form of triads even having similar properties। मतलब मैंने अभी बताया था ना कि हर एक ट्राइड में तीनों एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। सो बाकी के जो एलिमेंट्स थे जिनको वो अरेंज नहीं कर पाए थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज तो थी, लेकिन उनके बीच का ये वाला रिलेशन सही नहीं था कि पहले और तीसरे वाले एलिमेंट एटॉमिक मास का एवरेज इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल। सो इसलिए ये रिलेशन ट्रू नहीं था, इसलिए वो अरेंज नहीं कर पाए थे। सो दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ डोब्राइनर्स ट्राइड्स। Now we will discuss about the next topic which is न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब हम न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने डोबेरेनियर के जो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स उसके बारे में डिस्कस कर लिया, क्या लिमिटेशंस थी। अब आगे आते हैं न्यूलैंड्स, तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स। तो 1866 में इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मतलब पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और इस तरीके से अरेंज किया कि उनका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, देन he started with hydrogen and ended at thorium which was the 56th element। तो उन्होंने कैसे अरेंज किया, न्यूलैंड्स के टाइम पर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। सो देयर वर 56 एलिमेंट्स विच वर डिस्कवर्ड टिल दिस टाइम। सो इस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। ठीक है, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया। तो हाइड्रोजन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास होता है। सो ऐसे वो अरेंज करते गए एलिमेंट्स को, तो ऐसे एटॉमिक मास बढ़ता गया और लास्ट में जो 56th एलिमेंट था वो कौन था, थोरियम। ठीक है, सो लास्ट एलिमेंट था 56th, मतलब 56 एलिमेंट्स तब तक पता थे, डिस्कवर्ड थे। सो लास्ट 56th एलिमेंट वाज थोरियम, क्योंकि थोरियम का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है। ओके, आउट ऑफ द ऑल 56 एलिमेंट्स विच वर डिस्कवर्ड टिल देन। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर हैं। मतलब हर 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने डोबेरेनियर के जब उन्होंने क्लासीफाई किया तो उसमें हमने क्या देखा कि उन्होंने 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, उसको ट्रायड्स बोला। तो हर एक ट्रायड्स में जितने 3 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो फिर न्यूलैंड्स ने कैसे क्लासीफाई किया, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और हर 7 एलिमेंट्स के बाद, मतलब जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8th एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से सेम होंगी, फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। यही बात यहाँ पर लिखी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होंगी फर्स्ट एलिमेंट के। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया। आगे देखते हैं। सो यहाँ पर और ये लिखा भी हुआ है, सो ये टेबल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी 8 एलिमेंट्स थे, मतलब हर 7 एलिमेंट्स के बाद 2 प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, तो उन 7 के 7 एलिमेंट्स को उन्होंने म्यूज़िक की नोटेशन से कंपेयर किया। म्यूज़िक की नोटेशन क्या होती है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं, जो म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देर आर टोटल 7, सा रे गा मा पा धा नी, और जो 8th वाली नोटेशन होती है वो होती है सा पा धा नी सा। सो वो फर्स्ट से रिपीट हो रही है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स में हो रहा था, पहले 7 तो एलिमेंट्स होते हैं और जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले के सेम होंगी, जैसे कि म्यूजिक की नोटेशंस में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, और जो 8th नोटेशन है वो सा होगी, मतलब फर्स्ट वाली होगी। सो रिपीट हो गई। ऐसे ही एलिमेंट्स में पहले 7 एलिमेंट्स और जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसी होंगी। इट विल बी लाइक द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सो उन्होंने एलिमेंट को म्यूजिक की नोटेशन से कंपेयर किया, इसीलिए उन्होंने इस लॉ को बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यहाँ पर गिवन भी है। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक, ये ऑक्टेव्स बोलते हैं इनको, सारे गा मा पा धा नी सा, दीज आर नोन एज द ऑक्टेव्स और यू कैन से नोटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिवन भी है। एंड इन द वेस्ट, जैसे इंडिया में तो जो हमारा कल्चर है उसमें तो हम ये नोटेशंस यूज़ करते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, लेकिन वेस्ट में, वेस्टर्न साइड हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं नोटेशंस, डो रे मी फा सो ला ती। सो दीज आर द नोटेशंस फॉर म्यूजिक इन द वेस्ट। सो उन्होंने, न्यूलैंड्स ने सारे एलिमेंट्स को इन नोटेशन से कंपेयर किया, इन ऑक्टेव से कंपेयर किया। सो देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, ठीक है, कि हर एक 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट की, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी होंगी। सो उन्होंने इनको ऑक्टेव से कंपेयर किया, जैसे ऑक्टेव्स में रिपीट होता है हर 7 के बाद, सो वैसे ही एलिमेंट्स में भी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ये एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि उन्होंने ऑक्टेव से कंपेयर किया था। ओके, अब लिमिटेशंस। अब ये जो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी। क्या थी वो डिस्कस करते हैं। दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात कर रहे हैं। सो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। ओनली लाइटर एलिमेंट्स, मतलब कैल्शियम क्या है, एक लाइटर एलिमेंट है। लाइटर एलिमेंट मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है। सो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये आगे एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल नहीं हुआ, सिर्फ ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ठीक है। सो ये जो लॉ था ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए, के लिए एप्लीकेबल था, जो हेवियर एलिमेंट्स थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। पहला लिमिटेशन ये। दूसरा, न्यूलैंड्स assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future। तो न्यूलैंड्स ने क्या बोला, उन्होंने assume किया कि अभी नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं, बाकी और कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, आगे और कोई भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। तो ये ऑब्वियसली गलत था, क्योंकि आज तो हम 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन न्यूलैंड्स ने उस टाइम एज्यूम करा था, बोला था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो रॉन्ग। But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves। तो ये बोल ही दिया यहाँ पर कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स नहीं थे, और भी एलिमेंट्स बाद में बहुत डिस्कवर हुए, और वो बाकी के जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उस पर एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। सो सारे एलिमेंट्स पर जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन। थर्ड था, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट विच वाज कोबाल्ट एंड निकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो न्यूलैंड ने क्या किया, अपनी टेबल में सारे एलिमेंट्स को फिट करने के लिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर्ड थे उन सभी एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट्स को एक ही सेम स्लॉट में डाल दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी, डिफरेंट थी। तो वो 2 एलिमेंट्स कौन से थे, कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट और निकल ऐसे 2 एलिमेंट्स थे जिनको उन्होंने सेम स्लॉट में डाल दिया, मतलब अपनी टेबल में उन्होंने सेम स्लॉट में कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही अलग अलग थी। क्यों ऐसा किया, ताकि उनकी टेबल में सारे एलिमेंट फिट हो जाए। सो दिस वाज द थर्ड लिमिटेशन, बिकॉज ये ऑब्वियसली ये रॉन्ग था कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को आप एक ही स्लॉट में डाल दो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो पीछे टेबल में, यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक ही स्लॉट में यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। सो लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी। सो दिस वाज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशन इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब आगे डिस्कस करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मेंडलीव का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो अब हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इन 1869 अ रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, तो इनका पूरा नाम क्या था, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, क्लासिफाइड द देन नोन 63 एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल।
तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने उस टाइम के 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब मेंडलीव के टाइम तक मतलब 1869 तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। हमने देखा कि न्यूलैंड के टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, लेकिन जब तक मेंडलीव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जब तक उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया, तब तक 63 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, सो मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई किया। और कैसे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो क्लासिफाई किया ही, और उनको इस तरह अरेंज किया कि वो कैसे अरेंज्ड है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब हर एक एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो ये तो हमने न्यूलैंड के केस में भी देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाता है। ओके, और मेंडलीव ने पीरियड टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, सो यहाँ पर मेंडलीव ने टेबल की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ओके, देन he had observed that properties of the elements reoccur cyclically। तो अब मेंडलीव ने क्या ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, जब उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, रीअकर हो रही है साइक्लिकली। मतलब ऐसे कुछ इंटरवल के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो न्यूलैंड्स के केस में भी ऐसा ही हुआ था। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद, मतलब हर एक जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट जैसी होंगी। तो उन्होंने ये बोला था कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी, लेकिन न्यूलैंड ने बिल्कुल ऐसा फिक्स कर दिया था कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट जैसी होंगी ही होंगी। उन्होंने ऐसा फिक्स कर दिया था, इसीलिए सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद सारी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी ही। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एक इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद एक साइक्लिकली जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया कि सिर्फ इतने एलिमेंट्स के बाद ही रिपीट होंगी। ठीक है, देन on this basis Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। तो अब जब उन्होंने ये ऐसा ऑब्जर्व किया कि कुछ फिक्स इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही हैं, तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ कंक्लूड किया। इसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और ये पीरियोडिक लॉ क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस लाइन का मतलब है, इस पीरियोडिक लॉ का मतलब है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद जब कोई प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब ऐसे अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, देन जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो आफ्टर अ फिक्स पीरियड, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल क्या होती है, रिपीट होती हैं। ठीक है, दे रिपीट आफ्टर अ फिक्स पीरियड और अ फिक्स इंटरवल। ओके, सो दिस वाज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जैसे मैंने बताया कि मेंडलीव ने कैसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, सो इसको जो टेबल उन्होंने फॉर्म करी जिसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया उसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। तो मेंडलीव की जो टेबल है, जो टेबल उन्होंने बनाई, तो उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो अभी इस टेबल के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। देन ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये सारे हैं ग्रुप्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये सारे हैं ग्रुप्स। ठीक है, ये जो
आपको वर्टिकल ऐसे लाइंस दिख रही हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये होते हैं ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, ये हैं पीरियड्स। ठीक है, दीज आर द पीरियड्स और ये हैं ग्रुप्स। ठीक है, अब ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया है। कैसे? देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है 1.08। ठीक है, तो अब ऐसे जितने भी एलिमेंट्स अरेंज होते जाएंगे इनका एटॉमिक मास ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऐसे इनका ये एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। फिर फ्लोरीन के बाद यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये ऐसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में भी अरेंज किया, और इस तरह अरेंज किया कि हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ग्रुप 1, इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज भी सेम है, और ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में भी अरेंज्ड हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये एडवांटेज था उनकी पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का, कि प्रॉपर्टीज भी सेम थी जैसे उन्होंने अरेंज किया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भी उन्होंने अरेंज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, उसका एटॉमिक मास है 1.008। फिर अगला जो एलिमेंट है वो था लिथियम। तो अब लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो हाइड्रोजन से मैच कर रही थी, मतलब हाइड्रोजन के सिमिलर थी, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन के नीचे ही अगला एलिमेंट लिख दिया लिथियम। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास 9.1012, तो लिथियम से ज़्यादा एटॉमिक मास है। फिर बोरॉन, ठीक है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये ऐसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लोरीन के बाद अगला एलिमेंट है सोडियम। तो अब सोडियम की जो प्रॉपर्टीज थी, सोडियम तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब सोडियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो लिथियम और हाइड्रोजन से सिमिलर थी, तो इसलिए सोडियम यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हो फिक्स इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट्स की रिपीट हो रही हैं। तो अब यहाँ तक एलिमेंट्स हुए, फिर जब अगला एलिमेंट सोडियम आया तो उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, इसलिए उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने एलिमेंट्स के बाद ही रिपीट होंगी प्रॉपर्टीज, फिक्स नहीं है, लेकिन एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, तो उस हिसाब से उन्होंने अरेंज कर दिया पूरे एलिमेंट्स को। एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है और सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स ऐसे पूरे वर्टिकल रो में ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में लिखे हुए हैं। सो ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब इसके एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, सो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब क्या एडवांटेजेस थे। सो अब हम एडवांटेजेस भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ यूजफुल पॉइंट्स भी थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो फर्स्ट वन इज Mendeleev left vacant places in his table which provided an idea for the discovery of new elements. तो मेंडलीव ने क्या किया, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें उन्होंने वेकेंट स्पेसेस, मतलब खाली जगह छोड़ दी, खाली ब्लॉक्स छोड़ दिए। क्यों छोड़े? कि और जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो उन खाली स्पेसेस में फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। जैसे हमने न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में देखा था कि न्यूलैंड ने बोल दिया था कि 56 एलिमेंट्स ही हैं, इनसे आगे अब और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन मेंडलीव ने सोचा कि नहीं, 63 एलिमेंट्स ही नहीं है, और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे। तो वो इस बात को जानते थे, समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जानबूझ के खाली जगह छोड़ी थी एलिमेंट्स के नीचे कि और अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो इनके नीचे हम उनको फिल कर देंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये देखो खाली स्पेसेस छोड़ी हुई हैं उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर ये खाली स्पेसेस जो छोड़ी हुई हैं ये किसके लिए? ये एलिमेंट्स के लिए छोड़ी हैं कि और जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो इनके नीचे मेंशन होंगे, फिल हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या उन्होंने स्पेस छोड़ा, तो जो उन्होंने स्पेस छोड़ा जिस एलिमेंट के नीचे, मान लो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे वाली जगह उन्होंने ये वाला ब्लॉक खाली छोड़ दिया कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो इसके नीचे आएगा। तो अब ये जो खाली स्पेस इन्होंने छोड़ी इसको इन्होंने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बोरॉन के नीचे मान लो उन्होंने एक ब्लॉक छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दी, तो उसको उस
खाली स्पेस को उन्होंने नाम दे दिया एका बोरॉन, ठीक है, और सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन। तो ऐसे उन्होंने नाम दे दिया इनको, और बाद में इनकी डिस्कवरी भी हुई और नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इन जगह फिल भी हुए। कौन से? तो एका बोरॉन जो उन्होंने खाली स्पेस छोड़ी थी वहां पर आया हमारा एलिमेंट स्कैंडियम, ठीक है, और एका एल्यूमिनियम जो उन्होंने वेकेंट स्पेस छोड़ी थी वहां पर एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम, और एका सिलिकॉन जो उन्होंने जगह छोड़ी थी वहां पर एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ विच वाज जर्मेनियम। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। ओके, so that's why he left vacant spaces in between his table so that when new elements will be discovered they will be written under those elements। अब उन्हें कैसे पता चला कि इन्हीं एलिमेंट्स के नीचे वो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे? बिकॉज एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाता है। देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास है 40.08 और यहाँ पे इसका एटॉमिक मास है 44.96। तो यहाँ पर एटॉमिक मास के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, तो पता चल रहा है कि यहाँ पर बीच में कोई एलिमेंट होगा जो डिस्कवर होगा, ठीक है। अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ है लेकिन आगे डिस्कवर होगा। तो जब एटॉमिक मास में ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो ये इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसे स्पेसेस छोड़ दी, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी इन एल्यूमिनियम जैसी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के नीचे ये जगह छोड़ी है, ठीक है। तो उस जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम जैसी होंगी। ओके, सो इसीलिए उन्होंने इस स्पेस को क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम। ओके, सो दैट्स वाई ही गेव दोज नेम्स, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, और ये नए एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए जो इनकी जगह उन वेकेंट स्पेसेस की जगह फिल हुए। ओके, सेकेंड एडवांटेज वॉज इट करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। अब पहले जो न्यूलैंड या फिर डोबिनियर के टाइम पर जो भी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन हो रही थी उसमें कई एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो गलत एज्यूम किया जा रहा था, मतलब गलत एटॉमिक मास का यूज़ किया जा रहा था। लेकिन मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया था। कौन थे वो एलिमेंट्स? सो फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम जो एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास को मेंडलीव ने करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया? फ्रॉम 13.5 to 9। तो गलत यूज़ हो रहा था, गलत एटॉमिक मास था बेरिलियम का 13.5 और उसको करेक्ट किया 9। ओके, सो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को भी उन्होंने करेक्ट किया। देन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसने करेक्ट किया। व्हेन ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स तब वो करेक्ट हो गया एटॉमिक मास। देन noble gases could accommodate in the Mendeleev's periodic table without disturbing the periodic table after discovery। तो जो noble gases होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, तो ये जितनी भी noble gases हैं ये उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन noble gases की डिस्कवरी के बाद उनको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एकोमोडेट किया जा सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब पूरी टेबल को डिस्टर्ब किए बिना नोबल गैसेस को उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। ऐसे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया था। सो दिस वाज थर्ड एडवांटेज दैट नोबल गैसेस कुड बी अकोमोडेटेड इन हिज टेबल आफ्टर डिस्कवरी। ओके, सो ये कुछ अचीवमेंट्स थी, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब मेंडलीव ने जैसे क्लासिफाई किया जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। व्हाट वर दे? So first one was no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table। तो हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं थी उनके periodic table में। So this was the first limitation। Position of isotopes could not be explained to Mendeleev's periodic law। तो isotopes की जो पोजीशन थी उनको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था in the Mendeleev's periodic table। So this was the second disadvantage, that isotopes of position of isotopes could also be not explained। Third limitation था atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we considered the हेवियर एलिमेंट्स। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि मेंडलीव ने क्या किया था, हर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा उन्हें गलत तरीके से अरेंज करना पड़ा। क्यों? ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम तरह से मैच हो जाएं।
ठीक है। तो कई जगह उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया है कि एटॉमिक मास उनका इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो एट सम प्लेसेस he placed the elements where atomic masses were not increasing in a regular manner. So atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next. तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो टेबल में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 और निकल का एटॉमिक मास है 58.71। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकल का उससे कम है, तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। तो इन्होंने हर जगह इसको फॉलो नहीं किया कि रेगुलर वे में एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ सही तरह से मैच हो जाए और दूसरे एलिमेंट से, इसीलिए उन्हें कई जगह एलिमेंट्स को इधर उधर भी किया है, मतलब not in a regular manner. Then these were the limitation of Mendeleev's classification. So advantages हमने देख लिए, disadvantages देख लिए. So this was all about the Mendeleev's classification. Now we will discuss about the modern periodic table. तो अब modern periodic table के बारे में हम discuss करेंगे. So this table we study it today. तो आज हम modern periodic table के बारे में discuss करते हैं, which was given by Henry Moseley. ठीक है. So in 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. तो जो हेनरी मॉसले हैं उन्होंने क्या शो किया? उन्होंने शो किया कि एटॉमिक नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक मास से। मतलब अभी तक जो भी हमने मेंडलीव का क्लासिफिकेशन देखा, न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन देखा, उससे पहले हमने डोब्रिनियर का क्लासिफिकेशन देखा। सो इन सभी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास को यूज़ करके एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन जो हेनरी मॉसले थे उन्होंने ये शो किया कि एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी है। तो अब उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया एंड देन ही फॉर्म्ड द टेबल। सो यही एक टर्म थी, यही एक करेक्शन उन्होंने करी जिसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने क्लासिफिकेशन में देखी वो सारी सॉल्व हो गई। तो हमने मेंडलीव की जितनी भी लिमिटेशंस देखी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब सॉल्व हो गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हेनरी मॉसले ने डिस्कवर की। क्यों? सिर्फ इतना चेंज करने से कि एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो इतना चेंज करने से ही जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो गई। सो दैट्स व्हाई दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी स्टडी इट टुडे ऑल्सो। ओके, सो दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड। So in 1930 Henry Moseley showed that atomic number, तो atomic number क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो यू कैन से एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने अपनी टेबल फॉर्म करी विच इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने अपना बताया विच वॉज The properties of elements are a periodic function of their atomic number। तो बस अब इस लॉ में ये जो लॉ था ये मेंडलीव का लॉ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन अब एटॉमिक मासेस की जगह उन्होंने एटॉमिक नंबर कर दिया। सो सिर्फ इतना ही उन्होंने चेंज किया है एंड दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन हाउ वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उस पर डिपेंड करती हैं किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो हेयर द बेसिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। सो देन when the elements were arranged in the increasing order of their atomic number, the obtained table is called the modern periodic table। तो जब हेनरी मॉसले ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक मासेस नहीं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और जब ऐसे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो टेबल उन्होंने फॉर्म करी तो उस टेबल को बोलते हैं
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टेबल वैसी ही थी जैसे मेंडलीव ने फॉर्म की थी, बेसिक आइडिया वही है टेबल का, लेकिन उसमें अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। ओके, सो दिस वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब डायग्राम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मॉसले। तो ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेबल है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हीलियम, फिर थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, तो ये ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये ग्रीन कलर में जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो ये मेटल्स हैं। ठीक है, येलो कलर में जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो ये नॉन मेटल्स हैं, और ये जो पिंक कलर में आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं दीज आर मेटलॉइड्स। ठीक है, सो ये अलग अलग कलर से उनको क्लासिफाई किया। अब ये सारे एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज है, मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, फिर ऐसे अरेंज है। ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो अब आप इस टेबल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो इस टेबल में आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो और हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो। ठीक है, सो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको ऐसे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, दीज आर नोन एज ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स, सेवन्थ, एट, ऐसे 18। सो 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो पहला पॉइंट है कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? सो देयर आर 18 ग्रुप्स। ठीक है, ये 18 लाइन्स हैं। ये वर्टिकल कितनी है? 18 है। तो ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। सो दीज आर 18 ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये वर्टिकल कॉलम्स को तो हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप नंबर है इनका। और अगर हम हॉरिजॉन्टल रो की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पीरियड। जैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था, जो वर्टिकल है उसको ग्रुप्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड बोलते हैं। ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम टू सेम वही अरेंजमेंट है, लगभग वैसा ही अरेंजमेंट है। सो दीज आर नोन एज ग्रुप्स। और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल रो है, ये फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो है। तो इन हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है पीरियड्स। दीज आर नोन एज द पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 1। पहला तो ये है, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। तो पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ये दूसरा हीलियम। दूसरा पीरियड ये है, दूसरी लाइन ये है पीरियड। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तीसरे पीरियड में ये दोनों और ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो ऐसे हर एक पीरियड में ये एलिमेंट्स हैं। तो कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सो देयर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। ठीक है, तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नीचे भी यहाँ पे हमें ये 2 पीरियड्स गिवन है, लेकिन ये 2 पीरियड्स नहीं है। ये क्या है? ये बस 6th और 7th पीरियड का एक्सटेंशन है। मतलब ये 6th और 7th जो पीरियड है इनको बस यहाँ पर एक्सटेंड करके कंटिन्यू लिख दिया। ठीक है, ये 6th और 7th पीरियड का ही पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 55, 56, 57। 57 के बाद ये 58, 59, 60 ये यहाँ पर कंटिन्यू हो गया 6th पीरियड का। ठीक है, 7th पीरियड में 87, 88, 89, 89 के बाद ये 90 यहाँ से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो ये 6th और 7th पीरियड को बस कंटिन्यू किया गया है यहाँ पर नीचे। ठीक है, सो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो ग्रुप नंबर है, ठीक है, ये पहला ग्रुप नंबर है, दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। ठीक है, अब ये ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये पहला जो हमारा ग्रुप है इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसमें ग्रुप नंबर 1 में। तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एक एटम होता है, दिस इज द एटम, दिस इज द न्यूक्लियस, ये उसके शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स में। ठीक है, तो जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। तो उस लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही वो एटम गेन कर सकता है या उनको लूज कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दोज आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मतलब ये ग्रुप नंबर 1 है, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देके इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसको हम अरेंज करें शेल्स में, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तो आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि इन सारे एलिमेंट्स के, ये लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सोडियम की, ये पोटेशियम की। सो इन सब के लास्ट वाले शेल में जो वैलेंस शेल है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब इन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। सो इन सभी एलिमेंट्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है। ठीक है, सो इसका भी वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर ऐसे ही हम ग्रुप 2 की बात करें, ये तो ग्रुप 1 की हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रुप 1 तो ये है। ग्रुप 2 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब इनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2। इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 होंगे क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 के हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 2 के हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही ये ग्रुप नंबर 3, इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से फिर यहाँ आएंगे क्योंकि ये जो पीरियड है ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में उधर बढ़ते जाएंगे। जब हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ग्रुप नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे ना, क्योंकि एक ग्रुप में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही है। इस ग्रुप में तो जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इस ग्रुप में भी सारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस ग्रुप में सारे एलिमेंट का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ये इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे टेबल में। ठीक है, तो ग्रुप नंबर मतलब कौन से ग्रुप के वो हैं? तो ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उस एलिमेंट्स के। ठीक है, ग्रुप नंबर की हमने बात कर ली। अब पीरियड नंबर की बात करते हैं कि पीरियड क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवंथ। तो पीरियड क्या इंडिकेट करता है? पीरियड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स। क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल्स। मतलब उस एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब जैसे फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो कितने शेल्स होंगे? शेल्स मतलब वो जो ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सो दोज आर नोन एज द शेल्स। सो हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो
वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो हाइड्रोजन में कितने शेल हैं? एक ही शेल है, ठीक है। ऐसे ही हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितने, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक ही शेल में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसके पास भी कितने शेल हैं? एक ही शेल है। तो जो पीरियड नंबर 1 है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के पास कितने शेल हैं? एक ही शेल है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, बेरिलियम और ये बोरोन, कार्बन वगैरह, ये सारे। तो इनके पास कितने शेल हैं? तो लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इट विल बी 2 1, मतलब कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे शेल में? पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो दूसरा वाला शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कितने शेल्स हो गए टोटल? 2 शेल हो गए। ऐसे ही बेरिलियम में, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों शेल में। तो ऐसे ही बेरिलियम में 2 शेल्स होंगे और दोनों शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेरिलियम के पास भी 2 शेल्स हैं। तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ऐसे ही एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 नहीं, पीरियड नंबर 1। तो पीरियड नंबर 1 में सारे एलिमेंट्स का एक ही शेल होगा। पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास 2 शेल हैं। पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के पास 3 शेल्स होंगे। ऐसे ही पीरियड नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के पास 4 शेल्स होंगे। सो जैसे जैसे हम जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जब हम टेबल में नीचे की तरफ मूव करते हैं, डाउन हम जब मूव करते हैं टेबल में, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पर पीरियड नंबर 1 है तो एक ही शेल होगा सारे एलिमेंट्स में। पीरियड नंबर 2 है तो सारे एलिमेंट्स में 2 शेल होंगे। सो ऐसे ऐसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो पीरियड नंबर 7 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के पास 7 शेल्स होंगे। So, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ये बेसिक आइडिया अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर मैंने मेंशन भी करी हुई है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। तो ये बता ही दिया, जो वर्टिकल हैं वो ग्रुप्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी बता दिया कि हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ये भी मैंने बताया था कि हर एक पीरियड में जो शेल हैं वो सेम होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो जो पीरियड है वो इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल। जैसे कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। Number of elements placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various shells. तो एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं वेरियस शेल में। अब देखो, मान लो ये हमारा एटम है और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं इसमें, ठीक है। पहले में 2, फिर अगले में 8। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैसे ही वो शेल्स में अरेंज होंगे। अब वैसे ही वो शेल में अरेंज होंगे तो शेल का नंबर भी उसी पर डिपेंड करेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितना शेल का नंबर होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने शेल होंगे, जितने शेल होंगे तो फिर वही उतने ही एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं, ठीक है, मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फिर ऐसे एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे या फिर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे। सो इसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
So the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square. तो एक शेल में मान लो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स हैं, तो एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कैसे, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर. तो ये 2n स्क्वायर फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, इस फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके अब ये 2n स्क्वायर में n क्या है, n इज द नंबर ऑफ शेल. नंबर ऑफ शेल मतलब वो पहला शेल है या दूसरा शेल है या तीसरा शेल है. सो n इज द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से ये वाला पहला है, ये दूसरा है, अब ये वाला तीसरा शेल है. ठीक है, सो n इज फॉर द नंबर ऑफ शेल. ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो के शेल. के शेल क्या होता है, पहला शेल होता है. सो न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसको के शेल बोलते हैं. सो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो 2n स्क्वायर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. सो n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 1 क्योंकि पहले शेल की हम बात कर रहे हैं. सो 2 इंटू 1 स्क्वायर, n का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2. मतलब जो पहला शेल है के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हेंस द फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स. तो जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो जो पहला पीरियड होगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे. सो ये इस फॉर्मूले से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि उस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे. सो ऐसे ही जो दूसरा शेल होता है उसको एल शेल बोलते हैं. सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर. यहाँ पर n की वैल्यू है 2 क्योंकि दूसरा शेल है. सो दिस विल बी 2 इंटू 2 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 8. तो जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो इसका मतलब जो दूसरा पीरियड है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, सो ऐसे ही जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 जो पीरियड्स हैं उनमें 8, 18, 32 और 32 एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, क्योंकि फिर आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं. सो उनमें कितने एलिमेंट्स आएंगे आप वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, The position of an element in the periodic table tell us about its chemical reactivity. तो एक एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये उसकी जहाँ उसकी पोजीशन है वो पोजीशन बताती है कि उस एलिमेंट की क्या केमिकल रिएक्टिविटी है. मतलब वो कितना रिएक्टिव है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, कैसा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है. तो इस सब के बारे में इस सब के बारे में कौन बताता है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. मतलब वो एलिमेंट कहाँ पर लोकेटेड है पूरी पीरियोडिक टेबल में. ओके, सो दैट टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में. सो वैलेंसी क्या होता है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम. सो एक एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, सो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है. लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम की वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है, ऐसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6. तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2 वैलेंसी क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ताकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और ये स्टेबल हो जाए. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है. ठीक है, मतलब जो एटम्स जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द एटम. ठीक है, अब वैलेंसी डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट लूज करेगा या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, अगर 1, 2, 3, 4 अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में, तो वैलेंसी क्या होगी, 1, 2, 3, 4 ही होगी. लेकिन अगर मान लो कोई भी एक एटम है और उसके वैलेंस शेल में कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करेगा वो एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा स्टेबल करने के लिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज तो नहीं कर सकता.
स्टेबल होने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो यहाँ पर वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर कोई एलिमेंट है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो क्या करेगा, 2 एलिमेंट और गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। सो वैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब कोई एलिमेंट है जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, सो वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन करेगा। ठीक है, अब on moving from left to right in a period, the valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0। तो जो हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हमारा, उसमें जो वैलेंसी है वो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं टेबल में, मतलब जब हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो वैलेंसी है वो पहले 1 to 4 तक इंक्रीज करती है और फिर वो 0 पर डिक्रीज हो जाती है। मतलब 4 के बाद जो वैलेंसी है वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैलेंसी 4 होगी। लेकिन अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो अब वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस तो 2 होगी वैलेंसी, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 होगी वैलेंसी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। और अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वो गेन या लूज नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो 0 होगी। तो सबसे पहले जो वैलेंसी है वो 1 to 4 इंक्रीज करती है, 1 2 3 4, और फिर वो डिक्रीज होती है टू 0। ठीक है, फिर वो डिक्रीज होती है। तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, on moving from top to bottom in a group, the valency remains the same because the number of valence electrons remain the same। तो हमने देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जिन सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सबकी वैलेंसी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम ऐसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएं तो ऊपर से नीचे मतलब पूरा एक ग्रुप हो जाएगा। तो उस पूरे ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट एटॉमिक साइज। टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटम का रेडियस। जैसे एटम कैसे होता है, एटम का ये न्यूक्लियस होता है और ये शेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो लास्ट वाला शेल है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सो इस रेडियस को ही बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर लिखा है द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जैसे किसी सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, वैसे ही एटम में जो सेंटर है न्यूक्लियस का वहाँ से लेके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड द रेडियस। सो रेडियस को ही बोलते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom। तो ये बता ही दिया कि सेंटर से लेके लास्ट वाले शेल तक के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज। एक टाइप से रेडियस है। ओके, then on moving from left to right in a period, the atomic size decreases due to the increase in nuclear charge that pulls the valence electrons closer to the nucleus and reduces the size of atom। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो जो एटॉमिक साइज है, जो एटम साइज है जो एटम का, वो डिक्रीज होता है, कम होता है। क्यों होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब हमारी जो पीरियड क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। सो पीरियड वो होता है हॉरिजॉन्टल रोज। तो उसमें जब हम लेफ्ट से राइट ऐसे मूव कर रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड होता है उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो जैसे जैसे हम ऐसे लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या होगा,
होगा, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सेम, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेगा ना, प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं टेबल में एक पीरियड में, क्योंकि पीरियड भी हॉरिजॉन्टली होता है, तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, सो पॉजिटिव चार्ज होगा। सो न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम ही है, क्योंकि हमें पता है कि एक पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक हॉरिजॉन्टल रो में जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो पीरियड 1 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे। तो एक पीरियड में सभी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ शेल ही है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज भी बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है, तो जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज, तो फिर वो क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और इससे जो एटम का साइज है वो कम हो जाता है, एटॉमिक साइज कम हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में तो जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स उतने ही है, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो फिर जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजर टू द न्यूक्लियस क्या अपनी तरफ खींचेगा तो एटम का जो साइज है वो कम हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो हमने बात कर ली लेफ्ट टू राइट की, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, नीचे से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ईच स्टेप। तो हमने देखा था कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, जैसे जैसे हम पीरियड में नीचे बढ़ते जाते हैं, डाउन जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज पीरियड 1 में एक शेल होगा जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियड 2 में 2 शेल होंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो पीरियड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे। अब जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ये वाला एटम है, इसके पास 2 शेल्स हैं, ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज सिर्फ इतना होगा, ठीक है। और मान लो ये मेरे पास दूसरा एटम है और इसके पास 3 शेल्स हैं, तो इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा या इसका एटॉमिक साइज होगा, ज़्यादा होगा। सो ऑब्वियस सी बात है इस वाले एटम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा बिकॉज इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं एक पीरियोडिक टेबल में, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। सो यहाँ पर यही लॉजिक है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल एट ईच स्टेप। तो शेल का नंबर बढ़ता है इसलिए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है जब हम टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं एक पीरियोडिक टेबल में। सो आई होप एटॉमिक साइज का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर। सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है तो उसके पास मेटेलिक कैरेक्टर है, वो एक क्या है, मेटल है, दैट इज अ मेटल विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। So on moving from left to right in a period, metallic character of element decreases due to the increase in nuclear charge. The tendency to lose valence electrons decreases. तो अगर हम periodic table में left से right move कर रहे हैं, so if we are moving in this direction in our periodic table,
तो जो मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट्स का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी कम होगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमें पता है जब लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज भी बढ़ेगा। अब न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज बढ़ रहा है लेकिन शेल्स तो उतने ही है ना, जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं शेल्स उतने ही है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो शेल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, वेलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अपनी तरफ खींचेगा तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन के लूज होने के जो चांस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जितना वो न्यूक्लियस वेलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं कर पाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाएगा तो उसके पास मेटालिक कैरेक्टर नहीं होगा। क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की ये जो प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। एटम में से इलेक्ट्रॉन की लूज होने की ये जो प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर जो न्यूक्लियस है वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो सकते तो मेटालिक कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन के लूज होने के जो चांस हैं वो कम हो रहे हैं। अब वेलेंस इलेक्ट्रॉन के लूज होने के चांस कम हो रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट का तो हमने देख लिया कि जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है एलिमेंट्स का, लेकिन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की अगर हम बात करें इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ शेल्स उसके पास होंगे तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना इजी होगा। अब जितना इजी है वेलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो उतना अच्छा वो मेटल है, उतनी उसके पास मेटालिक कैरेक्टर है। सो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज होगा मेटालिक कैरेक्टर, टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर के आई होप इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। सो दोज आर द नॉन मेटल्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उसके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, और यू कैन से इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का, नॉन मेटेलिक बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन करेगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है सो इट हैज़ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट top to bottom, so if we are moving from top to bottom in a group then non metallic character decrease। जो non metallic character है वो decrease होता है। क्यों decrease होता है? due to the increase in atomic size। atomic size बढ़ता है तो tendency to gain electron decreases। जैसे जैसे atomic size बढ़ रहा है तो number of shells भी बढ़ेंगे, number of shells बढ़ेंगे तो जो gain करने की जो tendency है, electrons को gain करने की जो tendency है वो भी कम हो जाती है। अब electrons gain नहीं हो पाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होगा। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। टिल फ्रॉम हेयर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है।
If you have any doubt in any of the topics, then you can ask me in the comment box below. Till then, that's it. I will be coming back with some more new topics of class 10th. Thank you very much.